देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज भी एक घटना मुझे अंदर तक कपकपा देती है। इस हादसे को आज एक दशक बीत चुका है, लेकिन वो खौफ आज भी मेरे दिल में उसी तरह जिंदा है। एक ऐसा दौर भी था जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ अजीब चीज़ों को महसूस किया था। मेरा नाम अरुण है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। ये कहानी है साल 2009 की। उस समय दिवाली का महीना चल रहा था और नवंबर के इस महीने में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। गर्मियों से ठंड होने में ज़्यादा वक्त ही नहीं लगा और उस दिन मैं गुजरात के सूरत में आया हुआ था और मैं सूरत से जामनगर का सफ़र तय करने वाला था। तो यहाँ से करीब 24 किलोमीटर दूर था। दरअसल सूरत से करीब 24 किलोमीटर आगे ही जामनगर गांव था। मेरे साथ मेरा दोस्त प्रतीक भी था। हम दोनों रास्ते पर आपस में एंजॉय करके रास्ते को आराम से काट सकते थे। रास्ता भी ज़्यादा लंबा नहीं था, जिस वजह से हम आराम से ड्राइव करने लगे। रात का समय था। इस ठंड के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और शरीर को कपकपा देने वाली ये ठंडी हवाएं गाड़ी के अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसलिए मैंने गाड़ी की विंडो को ऑफ कर दिया। अभी गाड़ी थोड़ी बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ी रही थी कि तभी आंधी के एक झोंके ने हमारी गाड़ी को मिट्टी से उड़ेल दिया, जिस वजह से हम सामने नहीं देख पाए। फिर जब दोबारा मैंने गाड़ी के अंदर सही से देखा तो मैंने पाया कि मेरा दोस्त प्रतीक गाड़ी के अंदर एक कटा हुआ नींबू लटका रहा था। उसकी हरकतें देखकर मेरी तो हंसी छूट गई। मैंने उसे बड़े आराम से पूछते हुए कहा, अरे प्रतीक, तुम ये क्या कर रहे हो? दरअसल प्रतीक एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है, जिस वजह से उसे भूत प्रेतों में विश्वास है। प्रतीक ने बड़े आराम के साथ कहा, अरे भाई, आजकल रास्ता का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी काली शक्तियाँ गाड़ी के ऊपर हावी हो सकती हैं और इन्हीं से बचने के लिए मैं गाड़ी के अंदर एक शुद्धता कर देता हूँ, जिस वजह से कोई भी काली शक्ति हमारी गाड़ी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसकी बातों ने मुझे हंसाने पर मजबूर कर रहे थे। इस बार मैंने उसे टोकना सही नहीं समझा और उसका काम करने दिया। अब गाड़ी अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी कि इसी बीच हमें हल्का होने की नौबत आन पड़ी। शरीर में सनसनी मची हुई थी, या फिर यूं कहे कि इतनी जोर से टॉयलेट लगा था कि अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होने लगा। तो मैंने साइड में गाड़ी रोकने को कहा। इससे पहले कि हमारी गाड़ी हम रोक पाते कि हमें सामने की तरफ सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखी और उस औरत को देखकर मैं थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि जब दोबारा मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मेरे होश ही उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि रात के 11:30 हो रहे थे और यह औरत इतनी रात को सड़क पर क्यों टहल रही है। अब उस औरत से कुछ पूछना भी सही नहीं था और मैंने भी इस बारे में अपने दोस्त प्रतीक को भी कुछ नहीं बताया। फिर मैं नीचे उतर गया, जहाँ पर एकदम सुनसान जगह थी। मैंने देखा कि इस वीरान जगह के चारों तरफ लंबे घने घने पेड़ बने हुए थे और उन पेड़ों के अंदर से सरसराती हुई ठंडी हवाएं बाहर निकल रही थी। मेरा हाथ पांव थरथरा रहे थे और इसी ठंडी हवाओं को अपने शरीर पर हावी होने पर पीड़ा जैसी फील हो रही थी। मैं उसी वक्त टॉयलेट करने लगा और जैसे मैं टॉयलेट करके वापस आया तो मुझे किसी चीज़ के जलने की बदबू आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई चीज़ जल रही है जिसकी सिर्फ सुगंध आ रही है, बल्कि उसकी हकीकत देख पाना मेरे भी बस की बात नहीं है। मैं चारों ओर देख तो रहा था, लेकिन मुझे दूर दूर तक इस सुगंध का कोई भी स्रोत नजर ही नहीं आया। यानी कि अब साफ हो चुका था कि जहाँ भी आग लगी है बड़ी ही लुप्त आग होगी। फिर मेरी नज़र छायादार पेड़ों के नीचे गई, जहाँ मैं टॉयलेट करके आया था। तो वहाँ हल्की हल्की आग चल रही थी और कुछ सूखे पत्ते उस आग के अंदर चल रहे थे, मगर कुछ देर पहले तो वहाँ पर कुछ नहीं था। और इसी चीज़ को देखने के खातिर जब मैं वापस जाने लगा तो प्रतीक ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, अभी लेट हो रहा है, यहाँ रुकना सही नहीं होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन ये जगह मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। प्रतीक की बातों का आकलन करते हुए मैं फिर से आकर गाड़ी में बैठ गया और इन चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और गाड़ी की हेडलाइट चलाई तो सामने सड़क भी एकदम सपाट थी, मानो कोई परिंदा भी पर ना मार सके। और किसी सन्नाटे का अंदाजा आप इन सब बातों से लगा सकते हैं कि मेरी तेज तेज धड़कनों की आवाज़ भी मेरे कानों तक पहुंच रही थी। गाड़ी की हेडलाइट चलाई और हम निकलने लगे, लेकिन उसके बाद गाड़ी की विंडो पर किसी की दस्तक हुई। ऐसा लग रहा था मानो कोई गाड़ी की विंडो को जोर जोर से खटखटाने की कोशिश कर रहा है। और जब मैं पलटते हुए देखने लगा
तो लाल कपड़ा पहने एक आदमी हमारी गाड़ी का दरवाजा खोलने को बोल रहा था। मैंने हल्की सी विंडो नीचे झुका दी तो उस आदमी ने कहा, भाई साहब मुझे शांतिपुर जाना था, जो यहाँ से कुछ दूरी पर पड़ता है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? उस आदमी की बात मानकर मैंने उसे छोड़ने को बोल दिया। गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले उस आदमी ने कहा, भाई साहब मैंने सुना था ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, खासकर रात में यहाँ से कोई गाड़ी या बाइक वगैरह नहीं गुजरते। मैं भी पहली बार उस आदमी से ही ऐसी बातों को सुन रहा था और उस आदमी की ये बातें मुझे सिर्फ मजाक लग रही थी, लेकिन बगल में बैठा प्रतीक इन बातों पर विश्वास कर रहा था। उस आदमी के सुझाव को सपोर्ट देते हुए प्रतीक ने कहा, हाँ मुझे भी काफ़ी देर से इस रास्ते पर अजीब सा लग रहा है और सड़क पर भी मुझे कुछ सफ़ेद सफ़ेद नजर आया था। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम दिनेश है और वो मजदूरी करने का काम करता है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर वो वनखेड़े नामक एक चौल के पास काम करता है। करीबन वो अपने घर लौटने के लिए एक बस पकड़ता है, लेकिन आज काम ज़्यादा होने की वजह से उसे काफ़ी देरी हो गई है और घर जाने के लिए भी कोई साधन नहीं मिला। फिर मुझे इन बातों से कोई ज़्यादा लेना देना तो नहीं था। फिर मैं गाड़ी ड्राइव करने लगा और जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो वैसे वैसे मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था। रास्ते में गुजरने वाले पेड़ पौधे जिनकी आवाज़ मात्र से ही एक अजीब सी घुटन हो रही थी। गाड़ी के अंदर तापमान में वृद्धि होने लगी और ठंड का समय था, लेकिन पसीना आने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन गाड़ी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दूसरी तरफ जब मैंने गाड़ी की विंडो को ओपन करने की कोशिश की तब प्रतीक ने मुझे वहीं रोक लिया। मेरे पास कुछ और करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैं उस जोरदार गर्मी के अंदर गाड़ी को चलाता रहा। अब थोड़ा सा और आगे गया था कि एक और मेरा सर फटने लगा। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था मानो कि इस गर्मी के मारे मेरी जान ही निकल जाएगी अगर किसी तरह मैं बर्दाश्त करता रहा। और अब रात के करीबन 12 बजने को आए थे और रात के 12 बजे का वक्त कैसा होता है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। खासकर नवंबर के इस महीने में जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है तो वैसे वैसे इस काली रात में भय की छाया पड़ती जाती है। लगातार ऐसा ही होता रहा और मैं गाड़ी को ही ऐसे ही चलाता रहा, लेकिन अब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर होने लगा। और उसके बाद वही हुआ जिसका सबको डर था। मैंने गाड़ी की विंडो को ओपन कर दिया और जैसे मैंने गाड़ी के कांच को खोला तो अचानक ही गाड़ी की हेडलाइट ऑन ऑफ होने लगी। पूरी गाड़ी के अंदर एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो किसी ने फ़ोन के बटन को दबाया हो। और ये वॉइस इतनी ज़्यादा तेज़ थी मानो मेरे कान अब बस फटने वाले हैं। और इसी बीच हमारी गाड़ी एक जोर का झटका खाकर वहीं पर रुक गई। गाड़ी की रेस पर अब मेरा पाँव दबा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी किसी अनदेखी दीवार से टकरा गई हो। इस बार मेरी गाड़ी की हेडलाइट मैंने ऑफ कर दी और अब मजबूरन मुझे गाड़ी की हेडलाइट को ऑन करना पड़ा। और जैसे फिर से गाड़ी की हेडलाइट ऑन हुई तो मैंने देखा कि हमारी गाड़ी के सामने एक सफ़ेद कपड़े पहने महिला खड़ी थी। लेकिन सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। उस महिला के हाथ में मेरे दोस्त प्रतीक की कटी हुई मुंडी थी। दूसरी तरफ जब मैंने प्रतीक की तरफ देखा तो वो सही सलामत था। प्रतीक ने अपने आप को संभालते हुए कहा, बाहर की चीज़ों पर ध्यान मत दो, वो सिर्फ एक छलावा है और जितना हम गाड़ी के अंदर रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। और जैसे हमने गाड़ी से उतरने की कोशिश की तो ये महिला हमारे गले को काट कर खा जाएगी। मेरे दोस्त की बातों ने मुझे काफ़ी हद तक राहत तो दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ तो होने वाला है। उसने मुझे इस औरत के ऊपर से गाड़ी को निकालने को कहा। पीछे बैठा वो आदमी मुझे इस चीज़ के लिए मना कर रहा था। दरअसल उसका कहना था कि वो इस जगह को अच्छे से जानता है। अगर हम इस औरत के थोड़ा और पास गए तो फिर ये औरत हम सभी को जान से मार देगी। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। अंत में मैंने वही किया जो प्रतीक ने बताया था। मैंने गाड़ी के एक्सीलेटर को दबाया और मैंने स्पीड लगाकर उस गाड़ी को उस औरत के ऊपर से निकाल दिया। मुझे नहीं पता कि उस औरत का क्या हुआ, लेकिन जैसे मेरी नज़र गाड़ी के साइड मिरर में पड़ी तो मैंने देखा कि अब वो औरत बिल्कुल उसी तरह सड़क पर खड़ी हुई थी और एकदम सही सलामत थी। उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए और इतने में ही मेरी गाड़ी के सामने एक डिवाइडर नजर आया। पीछे बैठे उस आदमी ने कहा, जितना जल्दी हो सके अपनी गाड़ी की हेडलाइट को ऑफ कर लो, वरना यहाँ की काली शक्तियाँ बहुत ही जल्द गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेंगी। दूसरी तरफ प्रतीक ने गाड़ी के अंदर कुछ मंत्र बड़बड़ाने शुरू कर दिए और मुझे नहीं पता कि प्रतीक क्या करने वाला था,
लेकिन उस आदमी के बताए मुताबिक मुझे गाड़ी को हिलाना तक नहीं था। मुझे लगा शायद इन चीज़ों से कोई फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा वो समय आया जब मुझे गाड़ी लेकर निकलना था तो गलती में मैंने फिर से गाड़ी के हेडलाइट को ऑन कर दिया। लेकिन इस बार की गलती मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दरअसल गाड़ी के चारों तरफ काले काले हाथों ने डेरा डाल लिया और गाड़ी के विंडो को तोड़ने लगे। और इस बार का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। कार की पवित्रता खत्म हो चुकी थी और इसी समय मेरे दोस्त प्रतीक ने मुझे गाड़ी से नीचे उतरने को कहा और भागने का सुझाव दिया। मैंने भी वैसा ही किया। मैं गाड़ी से नीचे उतर गया और उसके बाद प्रतीक के बताए अनुसार मनचाही तरफ भागने लगा। मुझे नहीं मालूम कि हम लोग किस तरफ भाग रहे थे, लेकिन उसके बाद एक जगह से फिसलते हुए नीचे गिर गए और पानी में जा गिरे। मैं और मेरा दोस्त पूरी रात उस नाले में गिरे रहे, लेकिन जब सुबह हुई तो पता चला कि गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी और गाड़ी के अंदर बैठा वो शख्स अब मर गया था। उसके शरीर की एक एक बोटी बिखरी हुई थी। जिंदगी में पहली बार मैं किसी का शरीर इस दर्दनाक हालत में देख रहा था। उसके बाद हमने सारी बात वहाँ के एक आदमी को बताई तो उसने हमें काफ़ी ज़्यादा सहायता दी और पुलिस से बचाने के साथ साथ गाड़ी को एक्सीडेंट का नाम दे दिया। दोस्तों, उस दिन मैं और मेरे दोस्त तो जिंदा बच गए, लेकिन आज भी मैं उस भूतिया औरत को नहीं भूल सकता। बाद में हमें मालूम चला कि जहाँ पर हमने पेशाब किया था वहाँ पर एक औरत की लाश को दफनाया गया था, जिस वजह से वो औरत हमारे पीछे पड़ गई और वो हम में से किसी की जान लेना चाहती थी। हम तो बच गए, लेकिन उस निर्दोष आदमी को मरने से नहीं बचा सके। दोस्तों, आज इस घटना को करीब 10 साल बीत चुके होंगे, लेकिन आज भी मैं उस आदमी की मौत को खुद को ही जिम्मेदार ठहराता आया हूँ। मगर सच कहूँ तो उस दिन के बाद मैं कभी भी कहीं भी जाने से पहले भगवान को ज़रूर याद कर लेता हूँ, पर उस दिन के बाद से आज तक ऐसा कोई हादसा मेरे साथ नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।